अब आते हैं कैलकुलेशन टेक्निक्स पे कि प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। दो तरीके हैं, एक थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पहले हम देखते हैं। सो अ कॉइन इज टॉस्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। ये हमने देखा कि इसको हम एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? हेड या टेल्स। अच्छा, अब एक नया टर्म आया है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। कॉइन टॉस के एग्जांपल में देखते हैं, जब भी हम कॉइन टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट? तो उसके आउटकम्स को अगर हम सेट नोटेशन में लिखेंगे तो हम बोलेंगे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। डाइस के एग्जांपल्स देते हैं। डाइस के एग्जांपल में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो? जब भी हम डाइस को रोल करेंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, राइट? तो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं? वी कलेक्ट द डेटा by performing the experiment multiple times. So let's say हम कॉइन को टॉस करेंगे मल्टीपल टाइम्स में एंड देखेंगे कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, राइट? सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया है, सपोज यू रोल अ डाइस 50 टाइम्स। आपने 50 बार डाइस को रोल किया और कभी 1 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, राइट? तो हमें निकालना है लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 4। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अपीयरिंग ऑन द डाइस। तो हम पहले वो एक्सपेरिमेंट को 50 बार करेंगे एंड देखेंगे 4 कितनी बार आया। 4 आया 8 टाइम्स लेट्स से। तो probability of appearing 4 can be calculated as number of times the event has occurred. So event, इसमें event क्या है? 4। हम कैलकुलेट कर रहे हैं probability of 4, राइट? सो event हो गया 4। सो कितनी बार 4 अपीयर हुआ? 8 बार, 8 टाइम्स। एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स? सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 50। सो ये आ जाएगा 2 4 8, 2 25 0.16। सो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 0.16, या इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके 16% भी बोल सकते हैं, राइट? तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में हम उस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल बार परफॉर्म करते हैं एंड जो भी डेटा आया, सो डेटा जो आया उसमें हम नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ऑकर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स करके हम आंसर निकाल लेते हैं। बट ये एक कोई एक्यूरेट तरीका नहीं है प्रोबेबिलिटी निकालने का, बिकॉज लेट्स से आपकी जो डाइस है उसमें आपने 10 बार ही एक्सपेरिमेंट किया, हर एक 10 टाइम्स में 4 ही आया है, तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अगर 10 एंड टोटल नंबर ऑफ 10, तो ये क्या आ गया 1, विच इज 100%, जो कि करेक्ट नहीं है, राइट? तो या तो वो डाइस में कुछ प्रॉब्लम है कि बार बार 4 आ रहा है। तो हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, यूजिंग थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट डज इट से? theoretical probability studies the likelihood of an event happening based on all possible outcomes being equally likely. This is very important, equally likely. ये बोल रहा है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो हेड एंड टेल के चांसेस इक्वली लाइकली है, मतलब कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कॉइन में कुछ प्रॉब्लम होगी और बार बार हेड ही आएगा। सो अजम्पशन ये है कि सारे पॉसिबल आउटकम्स इक्वली लाइकली आ सकते हैं एंड इट शुड हैपन इन अ आइडियल परफेक्टली फेयर सिचुएशन। लेट्स से मैं कॉइन यूज कर रहा हूँ टॉस करने के लिए, तो कॉइन एक फेयर कॉइन हो, राइट? उसमें हेड या टेल आ सकता है। ऐसा नहीं हो कि कॉइन में कुछ खराबी हो और सिर्फ हेड ही आता हो या सिर्फ टेल ही आता हो, उसकी बात हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में नहीं करेंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये अज्यूम करना है कि ये परफेक्टली फेयर सिचुएशन होगा एंड सारे पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, राइट? सो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में का कॉन्सेप्ट यही है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या हम कहते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेरिमेंट या डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको अज्यूम करके चलना है कि सारे आउटकम्स कुछ भी आ सकते हैं एंड एक परफेक्टली फेयर सिचुएशन है, ठीक है?
तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सो ये क्या बोल रहा है, इफ यू रोल अ स्टैंडर्ड 6-sided डाई व्हाट इज द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट। तो हमें हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि 4 आ जाए डाइस में, और पॉसिबल आउटकम्स क्या है वो भी देखते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, अगर हमें 4 सिर्फ चाहिए, राइट, 4 तो एक बार आ जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हुआ एक, हमें 4 ही सिर्फ चाहिए, राइट। आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर्स में जो कि डाइस पे होते हैं उसमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए हमें, तो इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1। नाउ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये कितने हैं, कितने आउटकम्स हो सकते हैं, अगर आप डाइस को रोल करो तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, राइट। तो 6 आउटकम्स है टोटल, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देखना है तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है तो 6 लिख देंगे हम, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अपीयरिंग ऑन डाइस क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/6 विच विल बी नथिंग बट ये आ जाएगा अराउंड 0.16 प्रोबेबिलिटी हो गई, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 16%। सो अराउंड 16% हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि उस डाइस पे 4 आ जाए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द लेटर बी। अच्छा, अब इस वर्ड में प्रोबेबिलिटी, PROBABLITY कितने लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं, राइट। और हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द लेटर बी। सो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, बी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, राइट। सो 2 हो सकते हैं, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि बी 2 बार आ रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 2, ये मैं लिख सकता हूं, राइट, क्योंकि बी 2 बार आ रहा है। नाउ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 11 लेटर्स हैं, राइट। इस वर्ड में 11 लेटर्स हैं, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि 11 अगर मैं पिक करूं एक रैंडम वर्ड, तो पी भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, राइट। ये करके सारे 11 के 11 लेटर्स आ सकते हैं इंक्लूडिंग बी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग बी इज 2/11। सो ये आ जाएगा अराउंड 0.18 विच इज नथिंग बट 18% प्रोबेबिलिटी। सो 18% प्रोबेबिलिटी है कि हम एक रैंडम लेटर पिक करें इस वर्ड से, तो 18% प्रोबेबिलिटी है कि बी आएगा। उसी तरह अगर हम बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी, पी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है इस लेटर में, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग पी इज 1/11, तो ये करीब हो जाएगा अराउंड, ये आ जाएगा 0.090 ऐसा कुछ आएगा, तो ये आ जाएगा अराउंड 9% के आसपास, 100% से मल्टीप्लाई और 9% आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ही हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सपोज यू एनोनिमसली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेवरेट फ्रूट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 50। 20 students like mango, 15 students like apples, and 10 students like bananas, and 5 students like grapes. Suppose we randomly pick one student from the class and try to guess their favorite food. What's the probability that the student's favorite fruit is mango? तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैंगो। किसी स्टूडेंट को रैंडमली हमने पिक किया इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, और हमने पूछा कि उसका फेवरेट फ्रूट क्या है। सो आंसर अगर मैंगो आए तो वही हमारा आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी उसकी हमें निकाले, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैंगो। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, दे आर 20 स्टूडेंट्स हुज फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, सो मैं बोल सकता हूँ 20। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज नथिंग बट 50, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स वहां पे। सो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैंगो विल बिकम 20/50, ये आ जाएगा 0.4, और हम इसको 40% भी बोल सकते हैं।
मेक सेंस? आप खुद से एक बार पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए, आपको ये जरूर समझ में आएगा। अच्छा, एक टर्म आता है गैमलर्स फैलेसी। ये होता क्या है? So gambler's fallacy is the mistaken belief that if a random event happens more often than normal during a past period, it will happen less often in the future or vice versa. एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आई एम टॉसिंग अ कॉइन और मुझे बार बार हेड आ रहा है। पहले ट्रायल में मुझे हेड आया, दूसरे ट्रायल में हेड आया, तीसरे में हेड आया, चौथे ट्रायल में भी हेड आया। तो पांचवें बार मैं जब कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे लगेगा यार ये तो बार बार हेड आ रहा है, हो सकता है अब हेड आने का चांस कम हो जाएगा, फिफ्थ बार में टेल्स आ जाए। तो यही गैम्बलर्स फैलेसी है। हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, जो पास्ट पीरियड हुआ है उसमें, उसके एक्सपीरियंस से हम सोचते हैं कि ये तो कॉइन है, कॉइन को फेयर मान रहे हैं कि हेड या टेल कभी भी कुछ भी आ सकता है रैंडमली। तो पिछले 4 बार से अगर हेड आ रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पांचवी बार में टेल आ जाएगा। तो यही होती है गैम्बलर फैलेसी। सो ये क्या कहता है कि दीज ऑल आर सेपरेट रैंडम इवेंट्स। इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। ऐसा नहीं कॉइन को याद रहेगा कि अच्छा मैंने लास्ट 4 बार से हेड दिया है तो इस बार मैं टेल देता हूँ। कॉइन की तो कोई मेमोरी होती नहीं है, कॉइन फेयर है, कॉइन वो रैंडमनेस से हेड या टेल्स आ रहे हैं। तो यही होती है गैम्बलर्स फैलेसी कि आप पुराने एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज ऑलवेज 0.5 and probability of getting a tail is always 0.5, राइट? 50-50% चांस है दोनों का। सिक्स्थ बार भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर यहाँ भी हेड आ गया तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ टेल आएगा, हो सकता है फिर हेड ही आ जाए, राइट? तो यही होता है गैम्बलर्स फैलेसी। ये बस आपको नोट करने की जरूरत है।